पॉलिटी फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सन्नी कुमार। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टेटस पे पूछा था कि किस टॉपिक पर ये लेक्चर लिया जाए, तो आप सभी लोगों ने, कईयों ने राष्ट्रपति का नाम लिया, कईयों ने प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक का नाम ले रहे थे वो था प्रधानमंत्री। कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में बताओ कि प्रधानमंत्री किस तरीके से काम करता है, प्रधानमंत्री की क्या योग्यताएं हैं, प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री को कौन सा पद दिलाता है, प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या क्या है, प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेता है। ये सारे प्रश्न लगभग हर एक सबके मन में होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने प्रधानमंत्री का टॉपिक जो चूज किया ना, वो काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप देखते हो सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में या फिर फोन पर सरकार की जिस प्रतिनिधि की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानना मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम उसे ही ज्यादा सुनते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी को ही सुनते रहते हैं, टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, जहां देखो वहां प्रधानमंत्री। तो क्यों ना, मैंने भी सोचा कि आपको फिर प्रधानमंत्री के बारे में ही बताया जाए, क्योंकि आप जो लोग मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में बताओ, तो ज्यादातर लोग कहने वाले प्रधानमंत्री के बारे में थे, तो मैंने सोचा कि चलो प्रधानमंत्री के बारे में ही आपको बताया जाए। लेकिन राष्ट्रपति टॉपिक की जो लोग मांग कर रहे थे उनसे मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति पर भी बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति पर जो बात करेंगे ना, तो राष्ट्रपति कोई एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को टॉपिक पढ़ाने में लगभग 4-5 लेक्चर्स हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है राष्ट्रपति का। हालांकि चर्चा में कम आता है, लेकिन इनको अगर हम पढ़ाने बैठ जाए ना, तो लगभग 4-5 लेक्चरों में राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब आपकी जो मांग है वो प्रधानमंत्री की है, तो प्रधानमंत्री के बारे में पहले आपको समझाया जाए, उसके बाद में कोई नहीं, राष्ट्रपति के बारे में तो बिल्कुल भी नाराज ना हो कि राष्ट्रपति का नहीं बताया आपको, राष्ट्रपति के बारे में भी सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपसे माफी चाहता हूं। माफी इसलिए क्योंकि कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया, वो इसी वजह से क्योंकि फैमिली में थोड़ी हेल्थ को लेकर इश्यूज चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से हमने काफी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, जीवन है, समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ठीक है, और फेस करना हमारा काम है उन समस्याओं को। तो कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। तो आते हैं हम इस प्रधानमंत्री टॉपिक पर। तो देखिए, इस लेक्चर की अगर शुरुआत सरकार के 3 अंगों से की जाए तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सरकार के 3 अंग जो आपने पहले काफी अच्छी तरीके से सुनेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और प्रधानमंत्री की सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 अंग, जैसा कि आप सभी को पता है, पहला है व्यवस्थापिका, इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को हम संसद कहते हैं। हम कहते हैं ना संसद के 2 हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ये व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम संसद भी कहते हैं, ठीक है, संसद, ठीक है। और देखिए, इसका मुख्य काम क्या होता है? व्यवस्थापिका का मुख्य काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। और हालांकि व्यवस्थापिका का मुख्य काम कानूनों का निर्माण करना तो होता ही है, लेकिन आप जानते हो हमारे संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो जो संविधान के अंदर संशोधन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? व्यवस्थापिका की होती है, अर्थात संसद की होती है, ठीक है। और इस संसद के 2 हाउस हैं। इस संसद के कितने हाउस है? 2 हाउस है, 2 सदन है, ठीक है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। संसद के कितने हाउस है? 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। देखिए, कभी कभार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन हैं, तो कई लोग तो 2 करके आते हैं, कई लोग 3 करके आते हैं। तो ध्यान रखना, आज से मैं एक नई चीज आपको मैं बता रहा हूं कि संसद के अगर अंग पूछे जाए तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
संसद के अगर अंग पूछा जाता है आपसे तो संसद के अंग तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर संसद के सदन पूछे जाते हैं कि सदन कितने होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो आप जानते हैं लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है वर्तमान के अंदर वो कितनी है, 543। ठीक है, लोकसभा के अंदर जो वर्तमान में जो सीटें 543 है। ठीक है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वर्तमान में कितनी है, 245। ध्यान रखना है ये 543 है, लोकसभा की सीटें वर्तमान में 543 है और राज्यसभा की सीटें वर्तमान में कितनी है, 245। ठीक है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 545 है लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की सीटें तो 545 है। तो ध्यान रखना लोकसभा की सीटें 545 नहीं है, वर्तमान के अंदर लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 543 जो कार्यरत है, जो मौजूद है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 2 कहां गए, तो 2 देखिए, 2 एंग्लो इंडियंस जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था लोकसभा के अंदर, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था लोकसभा के अंदर, उन दोनों एंग्लो इंडियन सदस्यों को वर्तमान के अंदर हटा दिया गया है। ठीक है, अर्थात अब राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट करता था, जो मनोनीत करता था, वो अब राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं करता है। इसलिए जो अब सदस्य संख्या है लोकसभा की टोटल कितनी है, 543 है। ठीक है, और राज्यसभा की कितनी है, 245 है, और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये तो है व्यवस्थापिका की बात। उसके बाद में आती है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका देखिए हमारी सरकार कह सकते हैं हम इसे कार्यपालिका को, क्योंकि इसके अंदर सरकार के वो प्रतिनिधि आते हैं जो हमें चर्चित, जो हमें सोशल मीडिया पर अधिकतर देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और पांचवा है महान्यायवादी। ठीक है, ये 5 प्रतिनिधि से मिलकर हमारी क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। एक है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इन सदस्यों, इन प्रतिनिधियों से मिलकर के हमारी क्या बनती है, कार्यपालिका बनती है। ठीक है, उसके बाद में है न्यायपालिका। ये सरकार का तीसरा अंग है, न्यायपालिका। ये सरकार का तीसरा अंग है, न्यायपालिका। इसके अंदर जो हमारे न्यायपालिका के अंदर जो 4 प्रकार के कोर्ट है ना, वो आते हैं। जैसे कि पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चौथा है सुबॉर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये सबसे छोटे न्यायालय होते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं सबसे छोटे न्यायालय होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे ऊपर का न्यायालय होता है। सबसे उच्च न्यायालय जिसका जो निर्णय होता है ना सबसे लास्ट होता है, जिसका निर्णय सबसे सर्वोच्च होता है, इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो कि हर राज्य के अंदर होता है। हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, हर राज्य के अंदर हाई कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के जोधपुर में हाई कोर्ट स्थापित है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हर राज्य के जो जिले हैं सब में होता है। जैसे कि राजस्थान के 33 जिलों में 33 क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है। ठीक है, तो ये है हमारी सरकार की तीनों अंगों की संरचना, जिसके अंदर 3 प्रकार के अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या, 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका के अंदर ये सारे प्रतिनिधि आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सरकार की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आने वाली क्लासों के अंदर हम सारी बातों के बारे में चर्चा कर लेंगे, सारे प्रतिनिधियों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए
ये तो है सरकार के 3 अंग। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज हम जिस प्रतिनिधि की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा प्रतिनिधि है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री के पद के बारे में। मैं रिलेट करता हुआ चलूंगा कि संविधान में प्रधानमंत्री की क्या पोजीशन है, अर्थात संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, और साथ ही साथ मैं राज्य व्यवस्था की भी चर्चा करूंगा। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि 1950 के बाद में जो हमारा भारत का संविधान बन गया, उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को लेकर क्या क्या संशोधन किए, किस तरीके से किए, क्या निर्णय लिया, ये सारी बातें है ना राज्य व्यवस्था के अंदर आती हैं। तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं ना वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, और राज्य व्यवस्था की भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। केवल और केवल आपको सिर्फ संविधान की हिस्ट्री में आपको नहीं बताऊंगा कि संविधान में वो लिखा हुआ था। 1950 के बाद में आज तक संविधान में जो भी परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों की भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखिए संविधान का एक आर्टिकल अगर मैं कहूं आपसे कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, संविधान के अंदर टोटल जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद, संविधान के अंदर जो टोटल अनुच्छेद है ना वो कितने हैं? 395। वर्तमान में संविधान के अंदर जो टोटल अनुच्छेद है 395 है। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियों की संख्या है कितनी? तो 12 अनुसूचियां। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, पहले 8 अनुसूची थी। जब संविधान बना था ना उस समय 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भाग की, तो भाग कितने हैं? 22। यानी कि ये हमारा संविधान का अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियां 12 है, भाग है 22। ठीक है, और हम इन आर्टिकलों में कौन कौन से प्रतिनिधियों की चर्चा की गई है, संविधान के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में संविधान के जिस आर्टिकल में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है वो संविधान का एक आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है? 74। आर्टिकल 74 जो कि प्रधानमंत्री पद की बात करता है, क्या कहता है? तो देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या लाइन लिखी हुई है मैं आपको लिख देता हूं एक बार। तो क्या लिखा हुआ है कि देखो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, जिसका हेड यानी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। देखिए संविधान के आर्टिकल 74 में जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि आर्टिकल 74 में डायरेक्टली ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, यह आर्टिकल 74 में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आप जानते हैं राष्ट्रपति, अगर टॉपिक की बात की जाए तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 52 है। तो वहां पर जो आर्टिकल 52 में जो लाइन लिखी हुई है ना वो ये लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यहां पर ये लाइन लिखी हुई है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा
कि सर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देती है। तो ध्यान रखना, ये मैं आपको नई चीज बता रहा हूं कि राष्ट्रपति जब कोई भी कार्य करता है ना, राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो 99.99% केसों में वो किससे सलाह लेता है? मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है तो 99.99% वो किससे सलाह लेता है? मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। इसीलिए आर्टिकल 74 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो उससे पहले मंत्रिपरिषद की क्या लेगा? सलाह लेगा। और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यह आर्टिकल 74 तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है जो संविधान के आर्टिकल 74 में मिलता है। ठीक है, अब इसी से रिलेट करते हुए थोड़ी राज्य व्यवस्था पर आता हूं। क्या है तो देखिए, आप जानते हैं समय जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो नियम बदल जाते हैं, समय के साथ साथ नियम बदल जाते हैं। और हमारी जो संविधान है, हमारा जो संविधान है जो एक रूल बुक है, एक नियमों की किताब है, 1950 में बना था। 1950 से लगाकर आज तक इन 73 सालों में काफी ज्यादा परिवर्तन हमारे संविधान में हो चुका है। लगभग आज तक की मैं बात करूं तो 105 संविधान संशोधन वर्तमान तक हो चुके हैं। आज तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर कितने संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो कितने हो चुके हैं? 105। ठीक है, ठीक है। तो समय के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान में क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, उसी में एक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? हमने कौन सा संविधान, मैंने कहा 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो उसमें से जो 42वां संविधान संशोधन है, एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1976 में। देश की जो उस समय सरकार थी वो थी इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय ये संविधान में संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था और इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय। अब इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो देखिए क्या हुआ था। आप जानते हैं, मैंने कहा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेंगे तो उससे पहले वो क्या लेंगे? मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या किया गया? यह किया गया कि अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कोई भी सलाह लेते हैं ना, अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कोई भी सलाह लेते हैं ना, तो उस सलाह को राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। यानी कि कंपलसरी कर दिया कि भाई राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह देती है तो उस सलाह को राष्ट्रपति क्या करेंगे? अनिवार्य रूप से मानेंगे। ये एकदम कंपलसरी कर दिया था 42वें संविधान। उससे पहले कंपलसरी नहीं था। ये हमने संविधान के अंदर 1976 में संविधान संशोधन 42वां किया था। उसके बाद में कंपलसरी किया था इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कि भाई राष्ट्रपति को अगर मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह देती है तो उसको राष्ट्रपति क्या करेंगे? अनिवार्य रूप से मानेंगे, यानी कंपलसरी करेंगे। कंपलसरी उनको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ठीक है, जब 1976 में संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद में ठीक इसके 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये कब हुआ? ये हुआ 1978 में। ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और नई सरकार आ गई थी किसकी? मोरारी देसाई जी की। मोरारी देसाई, मोरारी देसाई जी की क्या आ गई थी? सरकार आ गई थी। 1978 में नई सरकार आई, मोरारी देसाई जी की 44वां संविधान संशोधन हुआ। और इस संविधान संशोधन में मोरारी देसाई जी की सरकार ने क्या किया कि जो राष्ट्रपति के लिए जो 42वें संविधान संशोधन में जो अमेंडमेंट करके ये कहा गया था कि वो क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से मानेंगे। इस अनिवार्य शब्द को हटा दिया और इसकी जगह एक नया शब्द जोड़ा। और क्या जोड़ा? कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि भाई 42वें संविधान संशोधन के तहत तो ये किया था कि राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से माननी पड़ेगी मंत्रिपरिषद की सलाह, और 44वें संविधान संशोधन के तहत ये कर दिया कि भाई जरूरी नहीं है कि वो अनिवार्य रूप से मानेंगे। भाई एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए तो मौका दो। भाई राष्ट्रपति अगर मान लो कोई मंत्रिपरिषद गलत सलाह दे देते तो क्या उसको अनिवार्य रूप से मानेंगे क्या राष्ट्रपति?
इसलिए 44वें संविधान संशोधन के तहत यह किया कि वो क्या कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उसके बाद में जो कंडीशन दी वो ये दी कि अगर राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया, पुनर्विचार करने के लिए लौटाया, और मंत्रिपरिषद फिर चाहे उसमें दोबारा उसको देखे या ना देखे, ठीक है, और अगर उस सलाह को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को सलाह देनी ही पड़ेगी, अर्थात राष्ट्रपति को जो वो सलाह है ना जो मंत्रिपरिषद ने दी है उसको माननी ही पड़ेगी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बार। उसके बाद में मंत्रिपरिषद अगर पुनः राष्ट्रपति को सलाह देती है तो उस सलाह को फिर उसको मानना अनिवार्य है। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि एक बार तो भाई पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए राष्ट्रपति जी को मौका तो दो, ठीक है, ताकि कोई अगर गलत सलाह मंत्रिपरिषद दे भी दे तो उसका भी एक संशोधन हो सके कि हाँ भाई आपकी एक गलत सलाह भी हो सकती है, आप इसको एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। तो ये था 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखिए एक आर्टिकल की मैं चर्चा करता हूं, आर्टिकल 74 की हमने चर्चा की, अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 75। क्या कहता है आर्टिकल 75? आर्टिकल 75, देखिए आर्टिकल 75 क्या कहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन होगा प्रधानमंत्री, जिसे, पहले तो मैं इसको बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, तो ध्यान से सुनने का, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है ना, यानी खुद प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्ति करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आप पूछोगे कि सर शपथ कौन दिलाता है इन्हें, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक उसी तरीके से मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम भी किसका है, राष्ट्रपति का है। मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम भी किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। ध्यान रखना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों की नियुक्ति व शपथ दोनों का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको यहां पर इसलिए बताया क्योंकि आर्टिकल 75 में समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं मैं? अगर आपसे पूछूं कि भाई ठीक है, आपने कहा कि भाई राष्ट्रपति, वो जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है? आप कहोगे कि सर कौन होगा वो व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। यानी कि क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वो जिसे राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। तो देखिए यहां पर आर्टिकल 75 यही बताता है कि कौन होगा वो व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 75 में, क्या लाइन लिखी हुई है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा में, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, देखिए लाइन लिखी हुई है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यहां पर आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये क्या लाइन है, इसको समझाइए। तो ध्यान रखना, अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये बहुमत प्राप्त का मतलब क्या होता है।
ये बहुमत प्राप्त दल का नेता यानी कि कौन होता है बहुमत प्राप्त दल का नेता लोकसभा के अंदर, तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं कि एक देखिए एक मैजिक फिगर है 272 सीटों का, 272 सीटें का मैजिक फिगर, मैजिक फिगर, ठीक है, इसे कहा जाता है जादुई आंकड़ा, जादुई आंकड़ा। और देखिए हमारी जो वर्तमान जो लोकसभा की सीटें हैं 543, वर्तमान 543। तो देखिए लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। अब आप जानते हैं लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है 543। लिखा हुआ है आगे बहुमत प्राप्त दल के नेता, यानी कि बहुमत प्राप्त का मतलब ये होता है कि हमने लोकसभा के अंदर ये फिक्स किया हुआ है कि जिस भी दल को, बहुमत प्राप्त दल बता रहा हूं मैं, कि जिस भी दल को 272 सीटों का, भाई लोकसभा के अंदर कई सारे दल होते हैं, लोकसभा के अंदर कई सारे दल होते हैं, और जिस भी दल को 272 सीटों का समर्थक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जिस भी दल को 272 सीटों का समर्थक प्राप्त हो जाएगा, उस दल के सबसे बड़े नेता को, सबसे वरिष्ठ नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। मैंने कहा ना ये फिक्स है, ये मैजिक फिगर जो 272 सीटों का है ना, जब तक 543 लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है ना, तब तक 272 सीटों का ये जादुई आंकड़ा भी फिक्स है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बहुमत प्राप्त दल का मतलब क्या होता है। बहुमत प्राप्त दल का मतलब होता है कि लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 543 है, ठीक, इसका आधा लगभग 272 सीटों का जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है, ठीक है, उस दल के सबसे बड़े नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। ठीक है, यानी कि लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त एक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए, एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए लोकसभा के अंदर 272 सीटों का एक गुट बनाना पड़ता है, एक समर्थकों का गुट बनाना पड़ता है। उसके बाद में राष्ट्रपति ये देखते हैं कि इसके अंदर सबसे बुजुर्ग कौन है, सबसे वरिष्ठ कौन है, उसको क्या कर देते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं, करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर मान लो कि लोकसभा के अंदर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई 272 सीटों का आंकड़ा प्राप्त होना चाहिए, तो मान लो किसी भी दल को 272 सीटों का आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ, जितने भी दल हैं सबको 272 सीटों से कम का ही आंकड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, चाहे वो 150 का हुआ, चाहे 200 का हुआ, 225 का हुआ, कितने का भी आंकड़ा प्राप्त हुआ हो, लेकिन जो मैजिक फिगर आप बता रहे हो ना, उससे कम का आंकड़ा प्राप्त हुआ है सारे दलों को। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोकसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति के पास ये विवेक है, राष्ट्रपति ये स्वयं विवेक से क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा दल है, यानी कि राष्ट्रपति फिर इस पर नजर नहीं फेरेंगे कि भाई 272, क्योंकि 272 का तो किसी को आंकड़ा प्राप्त हुआ ही नहीं है किसी भी दल को, तो फिर राष्ट्रपति इस आंकड़े को तो दिमाग से निकाल देते हैं। उसके बाद में वो देखते हैं कि अब हमें ये 272 सीटों का नहीं देखना है, अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा बहुमत किस दल को प्राप्त है, उस दल के सबसे बड़े नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। समझ में आया कि यानी कि जब पता लगता है राष्ट्रपति को कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मतलब 272 सीटों का ये स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं देखते हैं कि भाई किस दल को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त है, उस दल के सबसे बड़े नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। ये है हमारा आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75 75। ठीक है, अब देखिए जब मैं पिछले पेपर पढ़ता हूं ना, तो मैं काफी सारे प्रश्नों पर गौर करता हूं, पॉलिटिक्स को लेकर मैं काफी ज्यादा प्रभावित रहता हूं प्रश्नों को लेकर, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि मैं आपको यहाँ पर क्लास दे रहा हूं, और आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और उस हिसाब से दे रहे हो जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है, तो वो हिसाब बिल्कुल राइट होना चाहिए, क्योंकि मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए, और मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, वैसे तो ये जो क्लास है ये सभी के लिए है, ठीक है, चाहे कोई एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, क्योंकि जानकारी रखना तो सबका हक है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज मेरी इस क्लास को अच्छी तरीके से समझ लेना, आपके कोई भी डाउट जो है ना, जो आपके डाउट रहते हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि मैं पुराने पेपर देखता हूँ ना तो काफी जो है क्या नाम से गलत करके आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब। ठीक है, तो आप देखिए आर्टिकल 75 की बात हो गई। अब मैं आपसे, आप मेरे से एक प्रश्न करोगे, सर एक किताब में हमने पढ़ा था, क्योंकि देखिए जब मैं खुद एनसीईआरटी में पढ़ता था ना, जब मैं किताबें पढ़ता हूं, यानी कि जो 11th 12th की जब मैं किताबें पढ़ता हूं, तो पता क्या होता है, मैं वहां पर एक शब्द पढ़ता हूं प्रधानमंत्री के बारे में, कि प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का नेता होता है। मैं एक शब्द पढ़ता हूं, एक लाइन पढ़ता हूं कि प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का नेता होता है। क्या लाइन पढ़ता हूं मैं, कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, ये लाइन लगभग हर एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिल जाएगी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लेकिन मैं आपसे यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का ही नेता नहीं होता है। मैंने ये कहीं पर पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब ये क्लास दे ही रहा हूं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अधिकतर तो यही समझते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता तो है, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही नेता होता है। कई तो ये समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, इसका मतलब सिर्फ लोकसभा का ही होता है वो, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है किताबों में भी कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का ही नेता होता है। अरे प्रधानमंत्री के बारे में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का नेता होता है। जैसे कि अब देखिए क्यों लिखा हुआ है वहां पर प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का नेता होता है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन देखेंगे ना, प्रधानमंत्री पद की क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो उस क्वालिफिकेशन में एक बात लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहता है, उसको सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन की सांसद हासिल करनी पड़ेगी, एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। हमारी जो संसद है ना, संसद के जो दो हाउस हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, इन दोनों हाउस में से, इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना पड़ेगा, उसके बाद में वो क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है। ठीक है, ये है हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा का, मैंने कहा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता नहीं होता है, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है ना, उस सदन का नेता होता है। ये मैं एक आपको नई चीज बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है ना, वो उस सदन का नेता होता है। इसलिए कभी भी ये मत समझना कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का ही नेता होता है। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर लोकसभा का सदस्य है कोई प्रधानमंत्री, लोकसभा का सदस्य होकर प्रधानमंत्री पद पर है, जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, तो वो लोकसभा के नेता है, ध्यान रखना है, फिर वो लोकसभा के नेता है। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य है, तब जाकर वो प्रधानमंत्री पद पर है, तो वो लोकसभा का नेता नहीं होगा, वो फिर राज्यसभा का नेता होगा। इसलिए ये क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का ही नेता होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेता होता है, प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता होता है, लेकिन डिपेंड ये है कि वो सदस्यता किस सदन की करता है, जिस सदन की सदस्यता वो हासिल कर रहा है, उस सदन का वो क्या होता है, नेता होता है। जैसे कि अगर मैं राज्यसभा की मैं बात करूं, तो राज्यसभा में अगर मैं पिछले प्रधानमंत्रियों की चर्चा करूं, तो एक थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी 1976 को, ठीक है, तो वो क्या थी, वो राज्यसभा की सदस्य थी, वो राज्यसभा की सदस्य थी, तब जाकर वो प्रधानमंत्री पद पर थी। तो हम उन्हें लोकसभा का नेता नहीं कह सकते, हम उन्हें लोकसभा का नेता नहीं कह सकते, हम उन्हें क्या कहेंगे, राज्यसभा का नेता। हम उन्हें राज्यसभा का नेता कहेंगे क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य होकर प्रधानमंत्री पद पर थी। ठीक है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को हम लोकसभा का नेता कह सकते हैं क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य होकर प्रधानमंत्री पद पर है। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि असम से राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो भी क्या थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे, वो राज्यसभा के नेता रहे थे। ठीक है, वो लोकसभा के नेता नहीं रहे थे। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूं, एच.डी. देवगौड़ा है। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा, हरदनल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा, ठीक है, ये भी क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे, तब जाकर ये प्रधानमंत्री पद पर थे। तो ये राज्यसभा के नेता हैं, ये लोकसभा के नेता नहीं है, ये राज्यसभा के नेता हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वो उस सदन का नेता होता है। इसलिए बिल्कुल भी ये ना समझे कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का ही नेता होता है। ठीक है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।
ध्यान रखना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, यानी कि ये चीज क्लियर है, ये जो लाइन है ना, ये क्लियर है प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही नेता होता है। क्या? बहुमत प्राप्त, क्योंकि बहुमत प्राप्त वो कहां पर करता है? लोकसभा के अंदर करता है। ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल का बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। आर्टिकल 75 मैंने आपको बताया था, 543 में से 272 सीटों का आंकड़ा प्राप्त करना होता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लोकसभा का नेता, तो लोकसभा का नेता सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है, लोकसभा का नेता, ठीक है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री भी होता है, राज्यसभा का नेता प्रधानमंत्री, यानी कि दोनों सदनों में से जिस सदन का सदस्य होता है वो उसी सदन का नेता होता है। लेकिन ये लाइन फिक्स है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, वो राज्यसभा में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने होते हैं, तब जाकर वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद में देखिए, मैं इन प्रश्नों की चर्चा यहां पर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाए, आप वहां पर गलती ना करें, इसी वजह से। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए मैंने एक यहां पर चर्चा की है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की, और मैंने कहा है कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मैंने क्या कहा? मंत्री परिषद का प्रमुख हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो कि मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री खुद की और मंत्री परिषद की नियुक्ति किससे करवा रहा है? राष्ट्रपति से करवा रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री का हेड भले ही मंत्री परिषद का हेड भले ही प्रधानमंत्री होता है, लेकिन मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शपथ का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर प्रधानमंत्री के बारे में तो आपने हमें बता दिया कि प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होता है, लेकिन अब हमें मंत्री परिषद के बारे में जानना है कि मंत्री किसे नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है, मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं ना, वो भी 543, यानी कि लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है ना, लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 543, उन्हीं में से ही मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। फिर आप कहोगे कि सर उनमें से नियुक्त किया जाता है, तो मंत्री कितने नियुक्त होते हैं इसमें से? ठीक है, और कौन भेजता है इनकी लिस्ट? ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति मंत्रियों के रूप में नियुक्त करते हैं। तो ध्यान रखना, इस संदर्भ में भी एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। ठीक है, और क्या किया गया? ये किया गया कि राष्ट्रपति जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं ना, उनकी संख्या को यहां पर क्लियरली लिख दिया गया कि भाई राष्ट्रपति कितने मंत्रियों को क्या करेंगे? मंत्रियों के रूप में नियुक्त करेंगे, कितने लोकसभा के सदस्यों को मंत्रियों के रूप में नियुक्त करेंगे। ये चीज क्लियर की 91वां संविधान संशोधन 2003 को क्लियर किया। और क्या लिखा कि भाई देखो, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% भाग मंत्रियों के रूप में नियुक्त होगा। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि सर कितने मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन, और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% भाग क्या होगा? मंत्रियों के रूप में नियुक्त होगा। यानी कि चाहे अगर मान लो 543 लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है ना, तो इसका अगर 15% निकालेंगे ना,
लोकसभा की वर्तमान सीट देखिए, लोकसभा की वैसे तो जो मंत्रियों के रूप में जो नियुक्त होते हैं ना, उनकी संख्या वर्तमान में 77 है, यानी कि 77 मंत्री प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान के अंदर, ठीक है। और अगर 15% देखेंगे तो लगभग 81 क्या आ जाएगा, 15% आ जाएगा 543 का। तो लगभग मतलब एस्टिमेट आप लगा सकते हो, अनुमानित, कि भाई 77 सदस्य वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो 15% ही मान लो इसे, कि भाई 15% क्या है, मंत्रियों के रूप में नियुक्त होगा लोकसभा का। 91वां संविधान संशोधन 2003 को ये क्लियरली लिख दिया गया कि भाई देखो, लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है ना, अब चाहे वो 543 हो, आने वाले समय में 560 हो, 565 हो, 70 हो, 600 हो, उसका 15%। यहां पर क्लियरली ये नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से लगभग 77 सदस्य मंत्रियों के रूप में नियुक्त होंगे, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या तो बढ़ भी सकती है ना, आने वाले समय में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि भाई चाहे बढ़े या घटे, लेकिन उसका 15% भाग क्या होगा, मंत्रियों के रूप में नियुक्त होगा। तो इससे आपका ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि कितने मंत्री नियुक्त होते हैं। तो 543 में से 15% लगभग 77 मंत्री वर्तमान में कार्यरत हैं, अर्थात 77 मंत्री वर्तमान में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा कि भाई कितने मंत्रियों के रूप में नियुक्त होंगे। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, मैं सारे आपके प्रश्न भी बताते जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई भी लेक्चर देखता है ना, मैं खुद लेक्चर देखता हूं, तो मेरे मन में काफी सारे प्रश्न होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि घुसकर सर से पूछ लूं, इसलिए मैं आपको पहले क्लियरली करते हुए चल रहा हूं ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना रहे। आप कहोगे कि सर ठीक है, आपने ये बता दिया कि भाई 77 मंत्री क्या होंगे, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से 77 मंत्रियों के रूप में नियुक्त है वर्तमान के अंदर, लेकिन 543 है टोटल मेंबरशिप और इसमें से 77 मंत्री छांटने हैं। अब इस छांटने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, छांटने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि मंत्रियों का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो भी प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जिन नामों की सूची राष्ट्रपति को देंगे ना, उन 543 में से 77 नामों की सूची अब वो प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो किन नामों को दे रहे हैं, वो किन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त करवाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड है। लेकिन प्रधानमंत्री जिन 77 नामों की सूची राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं, उन्हीं नामों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्रियों के रूप में नियुक्त करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह भी क्लियरली समझ में आया होगा। अब देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर अब बता दो हमें क्या, कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का सामान्यतः जो हम कार्यकाल मानते हैं ना, वो कितना मानते हैं, 5 वर्ष। कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद जिसने हासिल कर लिया, वो 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर क्या रहेगा, कार्यरत रहेगा, ठीक है। ये होता है प्रधानमंत्री का, सामान्यतः हम मानते हैं। लेकिन संविधान में इसकी क्या कंडीशन है? तो देखिए, संविधान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो सिर्फ, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री में वो संविधान में क्या लाइन लिखी हुई है। संविधान में लिखा हुआ है कि देखिए, प्रधानमंत्री का वैसे तो सामान्य का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है ना, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्यतः हम 5 वर्ष मानते हैं, लेकिन संविधान में जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है, तब तक प्रधानमंत्री क्या रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे कि लोकसभा की मैंने आपको बताया कि 543 में से भाई 272 सीटें, 272 सीटों का एक ग्रुप जिसका जो वरिष्ठ, जिसमें जो वरिष्ठ होगा वो क्या होगा, वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होगा, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो मैंने कहा कि जो संविधान में लिखा हुआ ना, वो ये है कि भाई जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब साफ ये है कि प्रधानमंत्री का वैसे तो 5 वर्ष में चुनाव होने हैं, हर 5 वर्ष में चुनाव होंगे, लेकिन 5 वर्ष में ये देखा जाता है कि इस प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं है।
ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त यानी 272 सीटों का आंकड़ा प्राप्त है या नहीं है। अगर है तो सिंपल सी बात है, वो अपना जो पद है ना वो कंटिन्यू रखते हैं। अरे एक एग्जांपल देना चाहूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे ना 2014 में, तो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 2019 में। कार्यकाल समाप्त हुआ था 2019 में। लेकिन आपको पता है क्या प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे क्या 2019 में? क्या चुनाव हुए थे क्या? नहीं हुए, क्योंकि ये देखा गया था कि भाई उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं है। तो उन्हें 272 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा प्राप्त था, तो उनके चुनाव फिर हुए ही नहीं। ठीक है, उनके चुनाव फिर हुए नहीं, उन्होंने अपना जो पद था वो कंटिन्यू किया। ठीक है, और अब 2024 में फिर यही देखना है कि भाई 2024 में उनकी क्या स्थिति है। उसके बाद में अगर स्थिति गड़बड़ा रही है, स्थिति अगर ऐसा है कि पक्ष और विपक्ष का जो मत है बराबर है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनके चुनाव करवाने आवश्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वैसे हम सामान्य 5 वर्ष मानते हैं, 5 वर्ष का है सिस्टम कि वह 5 वर्ष में प्रधानमंत्री 5 वर्ष का कार्यकाल प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? मिनिमम उम्र, कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की उम्र? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की उम्र क्या है? संविधान के अंदर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की कोई भी पद का उम्मीदवार बनने के संबंध में एज के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई प्रधानमंत्री की एज इतनी होगी, 25 वर्ष होगी, 30 वर्ष होगी। फिर आप कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की मिनिमम एज 25 वर्ष होती है उम्मीदवार बनने की। ठीक है, या फिर कहीं पर पढ़ा था हमने 30 वर्ष होती है। तो ध्यान रखना, अब मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपने पढ़ा था। आपने किस तरीके से पढ़ा था भाई? आप जानते हैं मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री की एक क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वह व्यक्ति बन सकता है जो संसद का सदस्य होता है, यानी या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर वो राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तब जाकर वो प्रधानमंत्री पद पर है, तो सिंपल सी बात है, लोकसभा का सदस्य बनने की जो एज होती है ना वो कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा का सदस्य बनने की जो एज होती है वो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि भाई अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। अगर राज्यसभा का सदस्य है तब जाकर वो प्रधानमंत्री पद पर है, तो उनकी जो मिनिमम एज होगी वो कितनी होगी? 30 वर्ष की होगी। तो यहां पर ऐसा फिक्स नहीं लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि भाई लोकसभा की क्या नाम से प्रधानमंत्री पद की जो एज है वो 25 वर्ष है या 30 वर्ष है। हम सामान्यतः मानते हैं क्योंकि मिनिमम एज हमें कितनी दिखाई दे रही है? 25 वर्ष, इसलिए हम 25 वर्ष स्वयं मानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री की जो एज होती है ना 25 वर्ष होती है। लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की एज 25 वर्ष होती है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है संविधान में तो कि भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वह व्यक्ति बन सकता है जो या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। लेकिन आपके मन में फिर भी प्रश्न उठ जाएगा कि सर अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहता है लेकिन ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना वो राज्यसभा का सदस्य है, क्या वो फिर भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है क्या? ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि भाई ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य, क्या फिर भी वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है क्या? तो जी बिल्कुल बन सकता है। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, आपको पता है उम्मीदवार जो जीतता वही है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। भले ही वो लोकसभा का सदस्य ना हो लेकिन बहुमत प्राप्त उसे लोकसभा के अंदर ही करने होते हैं। तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो नहीं है और वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन गया और उम्मीदवार बनने के बाद में वो जीत गया, तो जीतने के 6 माह से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। फिर आपने कहा कि सर जरूरी है मतलब ये फिक्स ही है क्या कि होना जरूरी है? तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार बन जाता है और उम्मीदवार बनने के बाद में जीत जाता है और ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है,
तो उसके पास ये विकल्प है कि वो क्या करेगा, जीतने के 6 माह तक क्या करेगा, तो लोकसभा की सदस्यता हासिल करेगा या फिर वो राज्यसभा की सदस्यता हासिल करेगा। दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता उसे हासिल करनी ही पड़ेगी। अगर वो 6 माह के अंदर यानी 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता हासिल नहीं करता है तो उसका पद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिक्त हो जाता है, अर्थात वो प्रधानमंत्री पद से क्या हो जाते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए आप कहोगे कि सर प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, प्रधानमंत्री की पर मंथ की सैलरी कितनी होती है, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री की जो पर मंथ की सैलरी होती है ना वो होती है 1,60,000 रुपए। फिर आप कहोगे कि सर हमने तो कहीं पर 2 लाख पढ़ा था, तो देखिए 2 लाख भी हो जाते हैं। किस तरीके से, तो प्रधानमंत्री इस वेतन के अलावा कई सारे सरकारी भत्ते भी लेता है, तो इस तरीके से लगभग बड़ा चढ़ाकर लगभग 2 लाख तो इनका वेतन हो ही जाता है। ठीक है, और आपके मन में एक प्रश्न और उठेगा कि सर इनको जो वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, इनको जो वेतन दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, तो ध्यान रखना हमारी सरकार की 3 तरह की निधियां हैं। ठीक है, हमारी सरकार की 3 तरह की निधियां हैं और वो कौन कौन सी है, पहली है संचित निधि, दूसरी है लोक निधि और तीसरी निधि है आकस्मिक निधि। ये 3 तरह की निधियां हमारे भारत सरकार की 3 तरह की निधियां हैं, पहली है संचित निधि, दूसरी है लोक निधि और तीसरी है आकस्मिक निधि। जो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो वेतन दिया जाता है ना वो इस संचित निधि से दिया जाता है। जो हमारे टैक्सेस के जो पैसे इकट्ठे होते हैं ना वो इस संचित निधि से होते हैं। सरकार का जो पैसा होता है ना वो इस संचित निधि के अंदर होता है और लगभग जितने भी प्रतिनिधि सबको वेतन इस संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक है, और संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, तो ध्यान रखना इस संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है, संसद का अधिकार। अधिकार से मतलब ये है कि संचित निधि से जब कोई भी पैसा निकाला जाएगा ना तो सबसे पहले हमें संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, संसद अनुमति देगी तभी हम क्या कर सकते हैं, संचित निधि से पैसे निकाल सकते हैं। हमसे मतलब जब सरकार पैसे निकालती है तो इस संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। जब चुनाव होते हैं ना तो चुनाव में जो पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो जो पैसा होता है ना वो इस संचित निधि से ही निकाला जाता है और इस पर जो अनुमति देती है ना वो संसद देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर मान लो संसद छुट्टी पर है तो ऐसी स्थिति में कहां से पैसा निकाला जाएगा, तो मैंने बताया ना ये आकस्मिक निधि जो इमरजेंसी टाइप में काम आती है कि जब संसद छुट्टी पर होती है यानी कि जब संचित निधि से हमें पैसा निकालना है, देश में चुनाव करवाने हैं या फिर पैसों की आवश्यकता है किसी भी कारण से और हमें संसद से पैसा निकालना है, वो संचित निधि से पैसा निकालना है और संसद छुट्टी पर चल रही है और अनुमति देने में एक तरीके से असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में फिर संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जाएगा। फिर जो पैसा निकाला जाएगा वो आकस्मिक निधि से निकाला जाएगा। और इस पर जो अधिकार होता है ना वो किसका होता है, राष्ट्रपति का। यानी कि इस पर जो अनुमति देता है ना वो कौन देता है, राष्ट्रपति जी अनुमति देते हैं इस आकस्मिक निधि से। ठीक है, अब देखिए संचित निधि में आपने एक नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फोन पर या फिर कहीं पर भी आपने एक नाम सुना होगा। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा सीएजी का। मैं इस पद की चर्चा यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संचित निधि की बात छिड़ी है तो सिंपली हमें इस पद के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम आने वाली क्लासों के अंदर हम इस कैग के बारे में भी जानेंगे, सीएजी किस तरीके का पद है, क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन ऊपर से मैं आपको बता देता हूं कि सीएजी का काम क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया कि संचित निधि जहां पर भारत का धन रखा हुआ होता है, ठीक है, भारत सरकार का धन इकट्ठा होता है, तो उस संचित निधि की जो देखभाल करने का काम है ना, यानी इस संचित निधि की अकाउंटिंग व ऑडिटिंग करने का जो काम है ना वो किसका है, इस सीएजी का है। सीएजी एक पद है, ठीक है, सीएजी एक पद है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो आईएएस होता है ना, जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो
भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है ना, उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, सीएजी के पद पर नियुक्त करते हैं। और सीएजी का जो काम होता है ना, वो संचित निधि की अकाउंटिंग व ऑडिटिंग करने का काम होता है। अब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से मतलब है कि जो संचित निधि से कितना पैसा निकाला गया है, क्या जिस काम के लिए निकाला गया है उस काम में लगा है या नहीं लगा है, अगर लगा है तो कितना लगा है, कितना बचा है, लगते समय कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज देखने का काम किसका होता है, इस सीएजी का होता है, इस कैग का होता है। फुल फॉर्म जो इसकी है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक। आने वाली क्लासों के अंदर हम सीएजी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके का पद है, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, कौन कौन से कार्य करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे आने वाली क्लासों के अंदर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में आप मुझसे पूछोगे कि आप सर आपने प्रधानमंत्री जी किस बात की शपथ लेते हैं, इसका उल्लेख तो किया ही नहीं कि प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं ना, वो प्रधानमंत्री लेते हैं पद व गोपनीयता की। प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं ना, वो किस चीज की लेते हैं, पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों को जो शपथ दिलाने का काम, दोनों की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का होता है। और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों जो जिस शब्द की शपथ लेते हैं वो पद व गोपनीयता है। ठीक है, अपने पद की शपथ लेते हैं और बातों को गोपनीय रखने की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो शपथ का उल्लेख पद व गोपनीयता की। और देखिए शपथ का उल्लेख संविधान की एक अनुसूची है, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की शपथ का उल्लेख जो है ना, वो संविधान की अनुसूची 3 में। ध्यान रखना, संविधान में वर्तमान में टोटल अनुसूचियां 12 हैं। मैंने शुरुआती में चर्चा की थी 12 अनुसूचियों की, तो उनमें से जो तीसरी अनुसूची है ना, उसमें पद व गोपनीयता की प्रधानमंत्री शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो अब देखिए जाते जाते अब मैं डिस्कस करता हूं प्रधानमंत्री जी कौन कौन से कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी कौन कौन से कार्य करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के संदर्भ में कौन कौन से कार्य करता है। क्योंकि मैंने आपसे ये तो कहा कि भाई प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हेड होता है, प्रमुख होता है, लेकिन मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले मंत्री परिषद। तो देखिए मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं। पहला काम जो करता है ना, वो प्रधानमंत्री ये करता है कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का काम, यानी कि मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का पहला कार्य है। दूसरा काम क्या है, तो देखिए आप जानते हैं मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, तो सिंपल सी बात है प्रधानमंत्री जी ही बताएंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपना है। भाई प्रधानमंत्री जी ही बताएंगे कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। ठीक है, तो मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा है ना, वो भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ध्यान रखना है मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा भी कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। तीसरा काम है कि भाई देखिए किस मंत्री को कौन सा मंत्री बनाना है। जैसे कि मंत्रियों का फेरबदल करना होता है, मंत्रियों का ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मंत्री जो मंत्री पद पर है उसे अगर किसी दूसरे मंत्री पद पर बैठाना है, तो ये काम करने का काम भी किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। अगर सीधी भाषा में कहूं तो प्रधानमंत्री जी मंत्रियों के ट्रांसफर या फेरबदल करने का भी काम करते हैं। ठीक है, मंत्रियों के ट्रांसफर फेरबदल करना। ठीक है,
मंत्रियों का ट्रांसफर या फेरबदल करने का काम भी किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, तो ये थे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के कार्य है। अब देखिए, अब मैं करता हूं राष्ट्रपति जी के संदर्भ में प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य करता है। भाई राष्ट्रपति जी के संदर्भ में तो देखिए, आपने एक आर्टिकल का नाम पढ़ा होगा, आर्टिकल का नाम सुना होगा 78, संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 78। क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 78? यह कहता है कि राष्ट्रपति कभी भी, यानी एनी टाइम, कभी भी प्रधानमंत्री को बुलाकर शासन व्यवस्था संबंधी, यानी शासन संबंधी और विधि निर्माण संबंधी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये संविधान का आर्टिकल 78 कहता है। क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर शासन व्यवस्था संबंधी, यानी कि शासन किस तरीके से चल रहा है और संसद के अंदर कौन सा विधि का निर्माण हो रहा है, संसद की क्या स्थिति है, ये सारी जानकारियां हैं, या फिर इनके अलावा कोई अन्य जानकारियां हैं, वो भी राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी को बुलाकर पूछ सकते हैं। तो संविधान का आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को एनी टाइम बुलाकर, कभी भी बुलाकर शासन से संबंधित जानकारियां और संसद से संबंधित जानकारियां क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री का ये पूरा कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री क्या करे, राष्ट्रपति के द्वारा जो मांगी गई जानकारियां हैं वो उन्हें क्या दे। ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति जी ने मुझसे ये जानकारियां मांगी हैं, तो मेरा पूरा कर्तव्य है कि मैं क्या करूंगा, उन जानकारियों को राष्ट्रपति जी को दूंगा। ये संविधान का आर्टिकल 78 कहता है। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति जी के संदर्भ में ये कार्य है कि राष्ट्रपति जी अगर कोई भी काम, राष्ट्रपति जी कोई भी सलाह, राष्ट्रपति जी कोई भी जानकारियां प्रधानमंत्री से लेना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या करें, उनको वो जानकारियां, उनको वो सलाह दे। ठीक है, उसके बाद में देखिए संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के कार्य, संसद के संदर्भ में तो देखिए संसद के संदर्भ में एक वर्ष के अंदर संसद के जो सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं, और आप जानते हैं सत्रों को जो आहूत करने का काम, सत्रों को बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संसद के सत्रों को कौन आहूत करता है? संसद के सत्रों को राष्ट्रपति आहूत करता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन राष्ट्रपति जब संसद के सत्रों को बुलाएंगे तो इससे पहले वो किससे अनुमति लेंगे? प्रधानमंत्री से अनुमति लेंगे, यानी प्रधानमंत्री से अनुमति या फिर कह दो सलाह लेंगे। प्रधानमंत्री से क्या लेंगे? सलाह लेंगे, तब जाकर वो क्या करेंगे? संसद के सत्रों को बुलाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी, ये संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री का दूसरा काम क्या हो गया कि प्रधानमंत्री क्या देंगे? सलाह देंगे संसद को। ठीक है, और देखिए जब राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुला तो लेते हैं, लेकिन जब सत्रों को समाप्त करने की बारी आती है, अर्थात सत्रावसान करने की बारी आती है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री से क्या लेंगे? सलाह लेंगे। उस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री से क्या लेंगे? सलाह लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ही वो क्या करेंगे? संसद के सत्रों को क्या करेंगे? वो समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद में संसद में आप जानते हैं दो सदन होते हैं, दो सदन, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। आप जानते हैं लोकसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग हो सकता है। इसका कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है, और ये कभी भी 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 है, जो क्या कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकते हैं? कभी भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री से क्या लेंगे? सलाह लेंगे। ठीक है, और राज्यसभा तो एक ऐसा सदन है जो स्थायी सदन है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता, निरंतर चलने वाली सभा है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और यहाँ पर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है 5 वर्ष से पहले भी, आर्टिकल 85 ये कहता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये है संसद के संदर्भ में। अब देखिए आयोगों की अध्यक्षता, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस आयोग की अध्यक्षता की, प्रधानमंत्री जी ने इस आयोग की अध्यक्षता की। तो ध्यान रखना, एक है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग की जो अध्यक्षता करने का काम होता है ना, वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, नीति आयोग की जो अध्यक्षता करने का काम होता है ना, वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है।
ठीक है, इसे योजना आयोग भी बोला जाता था, योजना आयोग। नीति आयोग की अध्यक्षता करने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का है। उसके बाद में जो दूसरा आयोग, जैसे कि एक है अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोग। अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोग, इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एक है राष्ट्रीय एकता परिषद आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद आयोग, इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एक है वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद आयोग, इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से आपने इस क्लास को देखा होगा, सुना होगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो जिसमें प्रधानमंत्री टॉपिक है, तो आप मेरी इस क्लास को जरूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर आप एक बार में समझ में नहीं आता है, कोई नहीं, आप दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो, ठीक है। आप और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।